हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब। आई एम राहुल शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं गाला असाइनमेंट में जो हमारा पेपर 1 था बेसिक मैथमेटिक्स का, उसका सेक्शन सी। आज पूरा हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेपर खोल लिया है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है आपका सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम लोग वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन मैं आपको इस असाइनमेंट से दिखा दूंगा और मैं भी क्वेश्चंस के लिए इसको रिफर करूंगा और आंसर मैं इन पेपर्स पे सॉल्व करने वाला हूँ। आज बोर्ड पे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बोला है द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा आर x/5, x/4, x/2 एंड x/3 फॉर सम x ग्रेटर देन 0 इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 10 फाइंड इट्स मीन। तो आज हम लोग पेपर में सॉल्व कर रहे हैं पहली बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 35, सेक्शन है सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 35। सबसे पहले आपको क्या क्या डेटा दे रखा है हम लोग वो लिखते हैं। तो आपको डेटा में दे रखा है ऑब्जर्वेशंस। डेटा के अंदर जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं x/5, x/4, x/3, x/2 एंड x। इस डेटा का जो मीडियन है मतलब कैपिटल M वो हमको दे रखा है। कितना दे रखा है वो हमको 10 दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसका मीन फाइंड कीजिए, डेटा का मीन क्या होगा। तो क्वेश्चन का डेटा ये है, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, मीडियन दे रखा है, मीन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग ये x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस डेटा का यूज करके, मीडियन का डेटा यूज करके। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़े वाले ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन। तो मैंने ऑलरेडी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है। फिर कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे लिखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन कितना है हमारा 5 है। 5 कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा और उस नंबर का जो ऑब्जर्वेशन होता है वही हमारा मीडियन होता है। तो m हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 10 इक्वल टू n का वैल्यू आ गया 5। तो 5 + 1 6, 6/2 मतलब कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। 10 इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन कैसा है, आपको रैंडमली थर्ड ऑब्जर्वेशन नहीं आपको सिलेक्ट करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन पकड़ना है। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन वो है x/3। इधर से हमको x का वैल्यू मिलता है 30, x का वैल्यू हमको मिल गया 30। अब सारे वैल्यूज में, सारे ऑब्जर्वेशंस में x का वैल्यू पुट करके आप अगर वैल्यू निकालोगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगी। x/5 मतलब कि 6, x/4 मतलब कि 7.5, x/3 मतलब कि 30/3 तो आ जाएगा 10, 30/2 आ जाएगा 15 प्लस 30। सबको ऐड करते हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा कहीं पे भी, ठीक है, कॉमा आएगा। हमको फाइंड करना है मीन। मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब सारी ऑब्जर्वेशन का सम कीजिए और जितनी ऑब्जर्वेशन के नंबर मतलब जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं 6 + 7.5 + 15 + 10 + 30 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस थी आपकी 5 डिवाइड बाय 5 कीजिए। तो आपको मीन मिल जाएगा 6 + 7.5 प्लस ये सारा आप ऐड कर दोगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 68.5। ऊपर के सारे नंबर्स को ऐड करने पे और डिवाइड बाय 5। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको जो फाइनल अल्टीमेट आंसर मिलेगा वो मिलेगा 13.7। तो जो 13.7 है ये हमारा फाइनल आंसर है, ये इस डेटा का हमारा मीन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ पेपर, इधर ही दिखा के मैं आपको क्वेश्चन रीड कर लूंगा।
द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज हमको एज का ग्रुप दे दिया है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दी है, मतलब कि हमको फाइंड करना है मोड ऑफ द गिवन डेटा। टू फाइंड क्वेश्चन नंबर है 36। फाइंड क्या करना है? मोड फाइंड करना है। ठीक है, मोड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारा मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब देखिए सारे जो मैंने ये वेरिएबल्स लिख रखे हैं, मतलब जो मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख रखे हैं, इनका मतलब क्या होता है? L मतलब लोअर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, और ये हमारी हाइट ऑफ द डेटा, या तो कितना डेटा के बीच में जो ग्रुप है, ग्रुप के बीच में हमारे जो क्लास है, क्लास के बीच में कितना डिस्टेंस है या तो कितने का डिफरेंस है, वो हमको बताता है H। जैसे कि हमको अब सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है F1। तो F1 हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं? आपको डेटा देखना है, फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे दिख रही है 23, तो वो होता है आपका F1। फिर आपको F0 और F2 फाइंड करना होता है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पहले आती है फ्रीक्वेंसी वो होती है F0, तो पहले आ रही है 21, तो ये हो गई आपकी F0। 23 के बाद क्या आता है? 14, मतलब वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारी F2, तो वो है हमारी 14। तो यहाँ से हमने तीनों फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? L फाइंड करेंगे। L होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी? मॉडल क्लास की। ये हमारा मॉडल क्लास होता है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा उसका जो क्लास होता है वो मॉडल क्लास होता है। इसके अंदर जो लोअर लिमिट होता है, मतलब पहले वाला, वो होता है हमारा L, तो वो है हमारा 35। और H मैंने बताया था, आपको क्या बताया था? डिफरेंस ऑफ द दिस क्लास। इस क्लास का कितने का डिफरेंस है दोनों इसकी लिमिट के बीच का? तो 45 माइनस 35, डिफरेंस है 10 का, तो आ गया 10। अब ये सारी वैल्यूज को अगर हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं इसको, L की जगह पर रख दीजिए 35 प्लस F1 माइनस F0, मतलब कि 23 माइनस 21 आ जाएगा 2। फिर है 2F1, मतलब कि ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब इसका 2 गुना, तो 46 हो जाएगा। माइनस F0 क्या है हमारा? 21 माइनस F2 क्या है? 40, और मल्टीप्लाई बाय H है। H कितना दिया है? 10, तो मैंने H का वैल्यू पुट कर दिया। अब 35 प्लस 46 में से ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 21 माइनस 14 बन जाएंगे माइनस 35, और 46 में से 35 गया तो आ जाएगा आपका 11, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। 35 प्लस ये हो जाएगा 20/11। आप साइड में इसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो आ जाएगा 1 ज़ा 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे 09, पॉइंट लगा के 0 लेंगे, 8 ज़ा 88 माइनस करेंगे 02, तो इसकी जगह पे हम लोग ये 1.8 रख सकते हैं। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा, ये में हम Z फाइंड कर रहे हैं, मोड, Z मतलब कि मोड, तो हमारा जो मोड है वो क्या आ जाएगा? 35 प्लस 1.8, मतलब कि 36.8, तो ये आ गया हमारा मोड। इस डेटा का जो मोड है वो हमारा है 36.8। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी ये आप डिवाइड करके आगे ले सकते हो, पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आप करोगे सॉल्व तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 36 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equal to 11 and x minus 2y equal to minus 12 by the method of elimination, then find the k which satisfy y equal to kx plus 3। दो इक्वेशंस दिए, मैं पहले दो इक्वेशंस लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 37 है, इक्वेशन है हमारा 2x plus 3y equal to 11, x minus 2y equal to minus 12। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं 2 वेरिएबल में, और हमको इनको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड करेंगे सबसे पहले, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक टर्म पकड़ लेना है, या तो x वाला टर्म दोनों इक्वेशन का उनको सेम कर देना है, या तो दोनों इक्वेशन में x वाला टर्म सेम कर दो, या तो दोनों इक्वेशन में y वाला टर्म सेम कर दो। चलिए हम लोग x वाले टर्म को सेम करते हैं। इधर x वाला टर्म है 2x, इधर है 1x,
तो 2x और 1x को कैसे सेम करें? अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2x बन जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये भी 2x बन जाएगा, मतलब हमारे दोनों टर्म सेम हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई इनको। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ x वाला टर्म मल्टीप्लाई, x वाला टर्म भी मल्टीप्लाई होगा पर पूरे इक्वेशन को ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2y तो बन जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 तो बन जाएगा माइनस 24। अब आपको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आप सबको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग सेम करते हैं ताकि हम लोग एक टर्म को एलिमिनेट कर पाए। फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, ये 7y इक्वल टू 11 प्लस 24 आ जाएगा 35 और आपका y आ जाएगा 5। y का वैल्यू अगर आपका 5 आ गया है या तो एक भी वेरिएबल का वैल्यू आपको मिल गया है, अगर आप y को सेम करते तो आपको x का वैल्यू मिल जाता है, तो वो वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे कि मैं इस वाले में पुट करता हूँ, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12 है, तो x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y हो जाएगा, इसको उधर भेजूंगा तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो माइनस 12 प्लस 2, y का वैल्यू आया 5, तो x आ जाएगा माइनस 12 प्लस 2 5 ज़ा 10, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस 12 में से 10 क्या आ जाएगा 2, और 12 बड़ा नंबर है इसलिए उसका साइन तो माइनस 2, तो y का वैल्यू आ गया 5 एंड x का वैल्यू आ गया माइनस 2। पर हमसे x और y का वैल्यू नहीं पूछा था, हमसे k का वैल्यू पूछा था कि एक इक्वेशन दी है y इक्वल टू kx प्लस 3, तो ये इक्वेशन में k का वैल्यू क्या होगा वो बताइए। तो क्या करना है, इस इक्वेशन में इन दो इक्वेशन से जो x और y का वैल्यू फाइंड किया है वो पुट कर दीजिए। तो y का वैल्यू हमको मिला था 5 इक्वल टू k, x का वैल्यू मिला था माइनस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई में माइनस 2k हो जाएगा प्लस 3, ये 3 यहाँ से यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 और ये यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2k इक्वल टू, अभी माइनस 2k हमारा यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो वो डिवाइड में माइनस 2 बन जाएगा इक्वल टू k, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम और हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल k इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का भी जो आंसर था हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, इधर आपसे बोला है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, और अगर ये लोग सब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं 2 मार्कर में 3 मार्कर में तब भी पूछ सकते हैं। तो इसमें हमको 3 सिस्टम दे दिए इक्वेशन के, मतलब 2 इक्वेशन दे दिए 3 बार, और पूछा है कि कौन सा सिस्टम है वो पेयर है जो लीनियर इक्वेशन की वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले वाला को चेक करते हैं। सबसे पहले वाला है 37 का पहले वाला, उसमें दिए हैं इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, हम लोग रेशियोज लेते हैं उनके कोएफिशिएंट्स का, जैसे कि a1 अपॉन a2 लेते हैं, तो इसका a1 अपॉन a2 क्या हो गया 3/2, मतलब x के कोएफिशिएंट दोनों ले लिए। पहली वाली इक्वेशन का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट को a1 नाम दे दिया, दूसरी वाली इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट को हमने a2 नाम दे दिया और उनका रेशियो फाइंड कर लिया। सेम फिर हम लोग b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे। b1 और b2 क्या है, हमारे y के, जो हमारा दूसरा वेरिएबल है y, उसके हमारे जो कोएफिशिएंट्स है वो। तो b1 हमारा क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो इसका है हमारा 2, y का कोएफिशिएंट इसका है -3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इक्वेशन कैसी हुई, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में भी कैसे सोल्यूशन हुआ इसका, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ही पेपर सॉल्व करोगे और फिर एक्सपेक्ट करोगे मुझसे कि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा
सेकंड क्वेश्चन में बोला दी गई है हमको इक्वेशंस 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 9। ये दो इक्वेशंस दे दी हैं। इसमें भी हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे, जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे। तो पहले a1 अपॉन a2 लेते हैं, तो क्या आ रहा है 2 अपॉन 4 कैंसिल होके आ जाएगा 1/2। दूसरा लेंगे b1 अपॉन b2, वो आ जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा 1/2। फिर लेंगे c1 अपॉन c2। अगर दोनों सेम आ गए तो आपको थर्ड लेना है, अगर दोनों ही अलग अलग आ गए तो थर्ड नहीं लेना है, आपको डायरेक्टली बता देना है। c1 अपॉन c2 आ जाएंगे 8 अपॉन माइनस 9। आप इनको कैंसिल नहीं कर पाओगे, तो ये हमारा कैसा केस बन रहा है, इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारा केस बन गया इनकंसिस्टेंट। चलिए अब लास्ट इस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है वो वाला करते हैं। उसमें हमको दिया है 9x प्लस 10y इक्वल टू 42 एंड 9x माइनस 10y इक्वल टू 12। लेते हैं इसके अंदर भी रेशियो। तो सबसे पहले लेंगे a1 और a2 का। a1 अपॉन a2 हमारा क्या आया है, मैंने राइट लिखी है सारी इक्वेशंस, या राइट लिखी है। हमारा a1 अपॉन a2 आएगा 9 अपॉन 9 कैंसिल आउट करके आ जाएगा 1 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 का रेशियो लो, प्लस 10 अपॉन माइनस 10 आ रहा है माइनस 1 अपॉन 1। मतलब कि a1 अपॉन a2 हमारा b1 अपॉन b2 के सेम नहीं आ रहा है। तो सिस्टम कैसा हुआ, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमारा जो 37 वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस 2। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले। इक्वेशन है 338 का। जो इक्वेशन मेरे को दी है वो है हमारी 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। पर ये हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, ये हमको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला आता है, या तो जो फॉर्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे हमको ये सॉल्व करनी है। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है, और ये d फाइंड करने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले ये a b c क्या है वो बता देता हूं मैं। a है आपका x² का कोएफिशिएंट, तो a का वैल्यू क्या है हमारा 3। b है हमारा x का कोएफिशिएंट, तो जो है हमारा -5। ठीक है, हमारा b क्या दे दिया है हमको -5 दे दिया है। और हमारा जो c है, ठीक है 4ac होता है इधर। ठीक है 4ac, हाँ, तो c है हमारा वो हमको दे दिया है प्लस का 2। सबसे पहले क्या करना है आपको d फाइंड करना। तो d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। d आ जाएगा हमारा b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर 25, माइनस करो 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2, तो 25 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो d हमारा आ जाएगा 1। डन। अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला में d का वैल्यू भी हमको मिल गया, b का मिल गया, 2a का मिल गया। अब हम लोग डायरेक्टली x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइड बाय 2a। x इक्वल टू माइनस b है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b की जगह 5 आ जाएगा। एक बार आपको प्लस ले लेना है, जैसे कि इस फॉर्मूला में दिखा दूं। एक बार आपको इस फॉर्मूला में यहाँ पे आपने देखा होगा 2 साइन है, एक बार प्लस के साइन के साथ इस फॉर्मूला को लिखना है और एक बार माइनस के साइन के साथ इस फॉर्मूला को लिखना है अपॉन 2। ठीक है,
प्लस के साइन के साथ आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही आएगी अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई में a क्या है 3। फिर यहाँ पे हमारा माइनस का -5 तो +5 माइनस अंडर रूट d मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो x हमारा आ जाएगा 5 + 1 6, 6 अपॉन 2 इंटू 3 6, तो ये आ जाएगा 1, मतलब x का वैल्यू हमारा आ जाएगा +1 एक, और दूसरा 5 - 1 तो आ जाएगा 4 अपॉन 2 इंटू 3 आ जाएगा 6, मतलब कि 2 अपॉन 3। तो दिस 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो 2 अपॉन 3 और 1 है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं और सोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उस फॉर्मूला की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमने सॉल्व किया और ये है क्वेश्चन नंबर 39। फॉर्मूलाज और जो की टर्म्स है उनको अगर आप एग्जाम में हाईलाइट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, आपका जो इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आ गए हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पे। ये फाइंड द सम फाइंड करना है। एपी वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिया है फाइंड सम, तो ए आपको दे रखा है इसके अंदर, मतलब फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है -5, डी आपको दे रखा है, डी फाइंड करना पड़ेगा। डी कैसे फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1 -8 + 5 इक्वल टू -3। ये हमारा डी आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया। हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया कॉमन डिफरेंस, और हमको सम फाइंड करना है इसका। तो सम फाइंड करने के लिए, और आपको इसमें लास्ट टर्म भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको ए एन दे रखा है, या तो लास्ट टर्म दे रखा है आपको -230 -230 डन। अब आपको फाइंड करना है कितने टर्म से, पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा। हमको एक्चुअली फाइंड तो करना है सम ऑफ दिस, जितने टर्म्स है इस सीरीज में उसका सम फाइंड करना है। सबसे पहले कितने टर्म्स है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा बन जाएगा an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। nth टर्म हमको दे रखा है -230 इक्वल टू a है हमारा -5 प्लस n-1 इंटू डी हमारा क्या आया था -3 आया था। तो सबकी वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ पे -230 माइनस से इधर आएगा तो +5 इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 इंटू -3। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर है 230 उसका साइन, और 230 में से 5 गया तो 225 इक्वल टू n-1 इंटू -3। ये -3 यहाँ पे इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो -225 डिवाइड बाय -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 से अगर आप 225 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7, 1 गया तो 5 इक्वल टू n-1। तो आपका जो n-1 है वो आ गया 7, जिससे 75 राइटिंग मिस्टेक हो रही है काफ़ी, पर आप समझिएगा थोड़ा। n इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से -1 इधर आएगा तो +1 होके 76 बन जाएगा। ये मतलब आपका इस टर्म या तो इस AP के अंदर टोटल 76 टर्म्स हैं। हमको फाइंड करना था SN का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, या तो a + an। मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्टली l का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो मैं वो 2a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो एस ऑफ 76 टर्म्स इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 2, और a आपको दे रखा है -5 प्लस आपको लास्ट टर्म दे रखा है -230। इसको इससे आप कट करोगे तो ये हो जाएगा 38, डिवाइड कर दोगे 2 से तो आपको ये मिल जाएगा 38 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -235। तो S76 इक्वल टू 38 -235, इन दो का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो माइनस क्या है 235 38, 8 5 ज़ा 40, 0 पुट करेंगे, कैरी 4 लेंगे, 8 3 ज़ा 24
और 4 ऐड करेंगे उसमें 28, तो 8 यहाँ पे और 2 कैरी, 8 2 से 16, 16 प्लस 2 आपका 18 आ जाएगा। फिर आप 0 रखोगे यहाँ पे, 3 5 से 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 3 से 9 और 1 हो जाएगा ये आपका 10, 0 3 2 से 6 और ये 7, तो आपको मिलेगा 0। ये 8 प्लस 5 करो 13 का 3 कैरी 1, ये हो जाएगा 9 और ये 1 प्लस 7 आपको हो जाएगा 8, तो आपको मिल जाएगा ये S76 इक्वल टू 8930। तो ये आ गया आपका सम ऑफ द जितने 76 टर्म थे उसका। पर आपको यहाँ पे माइनस को नहीं भूलना है आपको लास्ट में, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएंगे। तो ये आपके आ गया आपका आंसर। तो आपने जो सम फाइंड करने को बोला था आपको क्वेश्चन में, आपने वो कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ये वाला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ a b c d आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम a b c d। एक पैरेललोग्राम दे दिया है आपको, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं उसका। ऐसा एक पैरेललोग्राम मानिए, ठीक है। ये फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड डायगोनल, ये a, ये b, ये c, ये d। ये आपको 4 वर्टाइसेस दे दिए ए बी सी डी। अब इन चारों वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दिए गए, तो आपको साइड में लिख देने वो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं वो चारों वर्टाइसेस। ए के वर्टाइसेस हैं ए के आपको ये वर्टाइसेस है 1,2, 1,2। बी के हैं आपके 4,4, वाई। सी के हैं आपके x,6 एंड डी के हैं आपके वर्टाइसेस 3,5। ये आपके चारों वर्टाइसेस हैं, ये 4 जो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं ये, ठीक है। अगर हम लोग अब हमको फाइंड करना है x एंड y का वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y का हमको वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो अगर आप याद करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग जो हमारी डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मतलब कि इक्वली कट करती हैं। इसका मतलब है कि इस वाली डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो इस वाले डायगोनल के मिड पॉइंट के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक जगह पे मीट कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब AC क्या है, डायगोनल 1 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ये BD, दूसरा डायगोनल जो है BD, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग आया, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो अब देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट है, उसके मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो उसके जो बचे हुए 2 पॉइंट है उस लाइन के, वो 2 पॉइंट्स के जो भी वर्टाइसिस हैं x वाले और y वाले, उन दोनों x को और y के वर्टाइसिस को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो। और सेम इसके लिए भी हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये y2 और ये y1 y2 ये सेम नहीं है, ये मतलब कि ये AC के रिस्पेक्ट में x1 और y1 है, और ये BD के रिस्पेक्ट में x1 और y1 है। x1 और x2 AC के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो A का x क्या है 1 प्लस C ले रहे हैं साथ में, तो C का x क्या है x डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 क्या है इसका 2 प्लस y2 क्या है इसका 6 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 एंड 2 प्लस 6 8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 4 इक्वल टू x1 प्लस x2। अब हम लोग लेंगे BD के रिस्पेक्ट में, मतलब कि इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को लेना है। तो BD का x क्या है, दोनों के x वाला वर्टेक्स इसका 4 है, इसका 3, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो आपको मिल जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, कॉमा y ऐड करेंगे हम लोग इन दोनों के, तो 5 प्लस y डिवाइड बाई 2।
ये हो जाएगा हमारा 7/2 और ये हो जाएगा हमारा 5 + y डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे हम लोग, कंपैरिजन करेंगे दोनों जो लाइन सेगमेंट के एक्स एक्स कोऑर्डिनेट हैं उनको और वाई वाई जो हैं उनको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं एक्स वाले को। कैसे करेंगे देखिए, इस वाले को उठाइए 1 + x/2 = 7/2 और 4 = 5 + y/2। डन। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + x = 7 बचा। x फाइंड करना है तो ये 1 इधर से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 6। सेम वे अब y कैसे करेंगे, तो ये 2 यहाँ से यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 8 5 + y = ये 5 यहाँ से इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा और 8 में से 5 गया तो बन गया 3, तो y आ गया यहाँ पे 3। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिमांड था कि x और y फाइंड करो, हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है। इस बार मैंने जो फॉर्मेट है उसमें थोड़ा सुधार किया है। लास्ट टाइम मैं बोर्ड पे जब करवाता था तो ये मिस्टेक आ रही थी कि फॉर्मेट में प्रॉपरली आपको बता नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने बुक में या तो पेजेस में लिख के सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ अभी। और इसमें अच्छे से सॉल्व भी कर पा रहा हूँ मैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ही और वाला, पॉइंट P lies on x axis and its distance from point A is 13 सेंटीमीटर। मतलब कोई पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 40 है ये। कैमरा में अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रहा है और चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है सब कुछ ओके। तो क्या बोला गया आपको, एक पॉइंट P है वो x एक्सिस पे लाई करता है और उसका एक और पॉइंट है A। उस पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है, मतलब P का A से डिस्टेंस हमको दे रखा है 13, ठीक है 13 और यूनिट दे रखा है कुछ नहीं 13, ठीक है। और क्या बोला है, A के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हमको 11, 12 और P और A के बीच का डिफरेंस हो गया 13 और बोल दिया है कि जो पॉइंट P है, P कहाँ पड़ता है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो आप एक बात याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा ये कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट एक्स रहेगा, कुछ भी हो सकता है। अब यही हमको फाइंड करना है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ डेटा दिया है क्या, नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करना है। P के कोऑर्डिनेट्स हमको क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, √ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो x2 - x1 का स्क्वायर है तो कैसे भी लो आपका आ जाएगा आंसर। P आपको ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, P है 13 इक्वल टू, ये अंडर रूट को अगर मैं इधर से इस साइड भेज दूँ तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि यहाँ से मेरा ये अंडर रूट का जो लफड़ा है वो खत्म हो। अब P और A, मतलब A और P के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, 11 - x का होल स्क्वायर प्लस y 12 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब सिर्फ 12 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर मतलब 169 इक्वल टू a - b द होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा a - b द होल स्क्वायर जो कि होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो क्या होगा, a² मतलब 11 का स्क्वायर 121 प्लस b² माइनस 2ab मतलब 2 × 11 × x प्लस 12 का स्क्वायर 144। आप देखते हैं क्या होगा, ये 169 ऐसे ही रखिए, 121 और ये 141 दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होके बना देंगे 145 प्लस 20 तो 165 और 100 तो 265 माइनस प्लस x² और माइनस ही बन जाएगा हमारा 22x। अब देखते हैं क्या होता है, x²
माइनस 22x प्लस 265, और इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ तो ये बन जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होता है कि हमारे अगर इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि हम लोग अगर 265 में से 169 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, 265 में से 169 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 15 में से 9 गया तो आपका आ जाएगा 6, 15 में से 6 गया तो आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 0, मतलब 96 प्लस 96 इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको जो रूट्स हैं वो मिल जाएंगे। एक रूट है आपका x माइनस 16 और दूसरा है x माइनस 6, तो ये दो रूट्स आपको मिल जाएंगे। एक हो जाएगा x इक्वल टू 16 और दूसरा हो जाएगा 6। ये आप पढ़ चुके हैं कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो मैं इधर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमको इस वीडियो को शॉर्ट ही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो मैं हर बार नहीं सॉल्व करवा सकता हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे, तो आ गए हमारे कोऑर्डिनेट। तो p का कोऑर्डिनेट हमारा हो सकता है या तो 16,0 और 6,0, इन दो में से कोई एक कोऑर्डिनेट हमारा p का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 था वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आई थिंक, हाँ 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो ये है आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए, तो आई थिंक सो 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, रौनक मेड अ वुडन आर्टिकल बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of diameter 7 centimeter, find the total surface area of the article। एक रौनक नाम का लड़का है, उसने क्या किया है, उसके पास एक वुडन आर्टिकल था, एक वुडन आर्टिकल उसने बनाया है। किस तरीके से बनाया है, एक सॉलिड सिलेंडर के दोनों पॉइंट पे से, मतलब दोनों एंड पे से उसने हमारा जो हेमिस्फीयर है उसको स्कूप आउट कर दिया, मतलब कि बाहर निकाल दिया। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम के बेस पे। एक है ये सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ये सॉलिड सिलेंडर है। इसका जो हाइट है आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जो भी डाउट हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमको दिया एक सॉलिड सिलेंडर जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर है। अब जो लड़का है उसने क्या किया है कि इसके दोनों एंड पे से इसके अंदर से हेमिस्फीयर ऐसे निकाल लिया है बाहर, मतलब जो मटेरियल था हेमिस्फीयर के फॉर्म में उसको बाहर निकाल दिया है और एक हेमिस्फीयर का फॉर्मेशन हो गया है। और इसका जो डायामीटर है वो डायामीटर है 7 सेंटीमीटर। डन, पूरा डायामीटर हमको दे दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको बताना है इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल, मतलब ये जो भी शेप बन रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया, कोई तकलीफ तो नहीं है। चलिए, क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था शायद तक, तो मैंने फिगर भी बना दिया था, तो फिगर में फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। फिगर कुछ ऐसा था, लीजिए मार्कर भी बंद हो गया। एक सॉलिड सिलेंडर था, उसके दोनों एंड से एक एक हेमिस्फीयर बाहर निकाला था और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था। और डेटा दे रखा था इसका हाइट 10 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा था 7 सेंटीमीटर। चलिए, फाइंड करना है इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया। तो इस आर्टिकल का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस इसका होता है हेमिस्फीयर का 2πr²।
अब दोनों में से जो भी चीज़ें कॉमन आ रही है उनको मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, तो वो आ रहे हैं 2πr और ब्रैकेट में बचेगा h प्लस 2r। 2 मल्टीप्लाई में पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस का वैल्यू हो जाएगा, ये 7 डायमीटर है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 7/2, हाइट है 10 प्लस 2 इंटू 7/2। अब थोड़ी कटिंग करेंगे हम लोग, जहाँ पे कोई वैल्यू कट हो रही होगी उसको कट करेंगे, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से ये और ये 7 बचेगा, क्या सिर्फ 22 और 17 बचेगा, इधर ये 10 प्लस 7 हो जाएगा 17। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए, तो कर देते हैं 17 मल्टीप्लाई में 22, तो आपको आंसर मिलेगा 0 2 और यहाँ पे 1 3 और नहीं, सबसे पहले 7 2 से 14 का 4 और कैरी 1 किया, 2 1 जा 2 और यहाँ पे हमने कैरी किया 3 0 और फिर ये 34 सेम, तो 4 7 3 मतलब कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन हमारा बीच में रुक गई थी वीडियो, इसलिए फिर से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक और वीडियो में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि पेजेस में भी मिस्टेक आ रहा है, दिख रहा होगा। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क विच आर नंबर्ड 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन आपको दिया है 42 नंबर का। क्वेश्चन में आपको बोला है एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 19 डिस्क है, मतलब टोटल कितनी डिस्क है, टोटल 90 डिस्क, 90 वो डिस्क आपको दी गई है। अब इन 90 के डिस्क के ऊपर नंबर दिया गया है एक एक, मतलब जैसे आपको रोल नंबर मिलता है क्लास में, वैसे सोच लीजिए कि इन डिस्क को रोल नंबर मिल गया है 1 2 3 4 5 6 से 90 तक इनको रोल नंबर दिया गया है, ठीक है। अब क्या किया है, उस बॉक्स में से रैंडमली कोई भी एक आपका जो डिस्क है उसको बाहर निकाला है। तो आपको बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट वाले की कि वो जो डिस्क बाहर आ रहा है उस पर एक 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। तो एक, तो हम लोग मानते हैं कि इवेंट ए इक्वल टू गेटिंग अ डिस्क हैविंग 2 डिजिट नंबर, ये बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अपॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। वीडियो बहुत लंबी हो गई इसलिए मैं फटाफट शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। कितने हो जाएंगे, जितने डिस्क पे 2 डिजिट नंबर प्लॉट कर रखा हुआ है तो लिख रखा होगा, तो वैसे ही हमारे पास 81 डिजिट डिस्क होंगी। जैसे कि 1 to 9 डिस्क हटा दीजिए, बाकी 10 एक 2 डिजिट नंबर है और 90 भी एक 2 डिजिट नंबर है, मतलब 10 से लेके 90 तक की जितनी भी डिस्क होंगी उन सब पे 2 डिजिट नंबर लिखा होगा। तो वो हो गई हमारी 81 और टोटल हमारी है 90। इनको कैंसिल करोगे तो ये 9 जा ये 10 जा, मतलब कि 9/10 आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ए। सेकेंड हमारा बोला है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इवेंट बी ले लेंगे, गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होते हैं, तो हमारे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 तक, तो 1 to 9 होंगे हमारे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब कितने नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक 1 होगा, 4 होगा, फिर 9, फिर 16, 25, 36, 49, 64 एंड हमारा हो जाएगा 81। तो ये हो जाएंगे 9 नंबर्स डिवाइड बाय 90, तो ये 1 जा ये 10 है, तो आ जाएगा 1/10। ये प्रोबेबिलिटी बी आ गई। अब थर्ड वाले में बोला है सी वाले में नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो कि 5 से डिवाइड हो जाए, वैसे नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर कौन कौन से हैं, इवेंट सी मान लेते हैं, लिख देते हैं डिविजिबल बाय 5।
तो कौन कौन से नंबर होंगे, 5, 10, 15, फिर 20, 25, 30, ऐसे चलते जाएंगे हमारे 90 तक। ठीक है, मतलब 5-5 के गैप में नंबर चलेंगे। तो वैसे टोटल हमारे पास 18 नंबर्स आएंगे जो कि हमारे डिविजिबल हैं 5 से। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे हो जाएंगे 18 नंबर्स हैं और टोटल आउटकम हमारे हो जाएंगे 90। तो आ जाएगा 2/10 या तो 1/5, इसको और कैंसिल करके, और कैंसिल कर दोगे तो 1/5। डन। तो हमने यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 42 था वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बाकी है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो बता रहा है द मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 100 बाय सर्टेन स्टूडेंट्स आर टेब्यूलेटेड बिलो। मतलब 100 में से बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए वो नीचे बताए गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है और फिर हमको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन से बच्चे ने रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट करने पे कि किसने, कौन फेल हुआ है, कौन पास हुआ है, किसने कितने % स्कोर किया है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है 42 सेक्शन सी का। फर्स्ट में बताया गया है सबसे पहले हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए जो सारी फ्रीक्वेंसी हैं ये, इनको हम लोग कर लेंगे ऐड। तो 7 + 10 हो जाएगा हमारा 17, 17 + 4 हमारा हो जाएगा 31, 31 + 11 हो जाएगा 42, और 42 + 8 हो जाएगा हमारा 50। मतलब हमारे पास टोटल कितने बच्चे हैं एक बार फिर से चेक कर लो। राइट है 21, 31, 32, 42, 8। हाँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू कितने हैं, 50। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है, मतलब हमारे टोटल आउटकम हो गए 50। ठीक है, अब हमको पहला फाइंड करना है इसमें ए। प्रोबेबिलिटी ए है हमारी, इवेंट ए, ऐसा एक बच्चा जिसने एफ ग्रेड उसको मिला हो, रिसीव किया हो। ठीक है, एफ ग्रेड मिला हो ऐसा कोई बच्चा। तो हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में हम लोग लिखेंगे कि कितने बच्चों को एफ ग्रेड मिला है। तो हम देख सकते हैं 7 बच्चों को मिला है, तो लिख देंगे 7/50। ये आ गया हमारा फर्स्ट। ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर किसी बच्चे को रैंडमली सिलेक्ट किया जाए तो क्या चांसेस हैं कि वो बच्चे को एफ ग्रेड मिला है। तो 7/50, 7 ही थे। ओके, नेक्स्ट में हमको बोला था रिसीव्ड ए ग्रेड, मतलब कि ऐसा जिसको ए ग्रेड मिला हो, ए ग्रेड। तो प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू ए ग्रेड कितने बच्चों को मिला है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने लोगों का है, तो ए ग्रेड मिला है, आप देख सकते हैं 8 बच्चों को। 8 बच्चों को ए ग्रेड मिला है तो 8 आ जाएगा अपॉन 50। सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा 4/25। तो आ गया 4/25 आंसर। सी वाला है हमारा ईदर सी और डी। ईदर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल टू ईदर सी और डी, या तो सी या तो डी ग्रेड मिला है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसमें अब आपको फेवरेबल आउटकम समझना है कि ऐसे बच्चे जिनको सी मिला है या तो डी मिला है। तो सी कितने बच्चों को मिला है, 14, और डी मिला है 10। तो दोनों के जो नंबर्स हैं स्टूडेंट के उनको ऐड कर लो, 14 + 10 24। तो बन गया फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम तुम्हारा 50 है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 25, मतलब 12/25। तो ये आ गए हमारे आंसर्स। यहाँ पे जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है और सेक्शन सी का जो सोल्यूशन है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको रह गया है या तो नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं स्पेसिफिकली उस क्वेश्चन को पे एक बार फिर से डिटेल वीडियो बना दूंगा। या तो आप टॉपिक समझना चाहते हैं कोई, तो टॉपिक का नाम अच्छे से मेंशन कर दीजिए, चैप्टर मेंशन कर दीजिए, उस पर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।